नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम तकनीक और रचनात्मकता के भविष्य से जुड़े एक बेहद अहम विषय पर बात कर रहे हैं। 2025 में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यूआई यूएक्स डिज़ाइन कैसे सीखा जाए। हमारे पास जो जानकारी है वो इस सफ़र का एक 6 महीने का रोड मैप पेश करती है। ऐसा लगता है कि एआई के आने से डिज़ाइन की दुनिया में काफ़ी कुछ बदल रहा है। क्या अब डिजाइनर से ये उम्मीद की जाएगी कि वो कोडिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी संभाले? हाँ, ये सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है और जो उपलब्ध जानकारी है वो यही इशारा करती है कि इंडस्ट्री अब सिर्फ पारंपरिक डिजाइन स्किल्स वाले लोगों की तलाश में नहीं है, बल्कि वो ऐसे बिल्डर्स ढूंढ रहे हैं जो ज्यादा व्यापक भूमिका निभा सकें। बिल्डर्स, ये शब्द नया है, तो इसका मतलब क्या है और एआई इसमें कैसे फिट होता है? चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 में एक कामयाब एआई रेडी डिजाइनर बनने के लिए क्या चाहिए और इस रोड मैप से क्या सबक मिलते हैं। हमारा मकसद है इस बदलते माहौल में आगे बढ़ने के लिए जरूरी हुनर और सोच को जानना। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि एआई असल में यूआई यूएक्स डिजाइन के काम को कैसे बदल रहा है और ये बिल्डर्स जिनकी बात हो रही है उनसे उम्मीदें क्या हैं। देखिए, इस रोड मैप के मुताबिक बिल्डर वो है जो एक आइडिया को पकड़े और उसे शुरू से आखिर तक एक असली प्रोडक्ट में तब्दील कर दे। अच्छा। इसमें शामिल है एक फाउंडर की तरह विजन रखना, प्रोडक्ट मैनेजर की तरह रणनीति बनाना, डिजाइनर की तरह सोचना और उसे रूप देना, और फिर एक डेवलपर की तरह उसे शिप भी करना। संक्षेप में एक किस्म का प्रोडक्ट यूनिकॉर्न। प्रोडक्ट यूनिकॉर्न। हाँ, और यहीं एआई का रोल आता है। ये उन कई तकनीकी या कह लें दोहराव वाले कामों को संभाल सकता है जिससे एक व्यक्ति के लिए ये व्यापक भूमिका निभाना संभव हो जाता है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव लगता है। एक ही व्यक्ति से इतनी सारी भूमिकाएं निभाने की उम्मीद करना तो काफी महत्वाकांक्षी है। क्या ये सच में मुमकिन है? हाँ, गाइडलाइन का तर्क यही है कि एआई की मदद से ये संभव हो रहा है। एआई कई जटिल कामों को आसान और तेज बना देता है, जिससे एक व्यक्ति ज्यादा जिम्मेदारियां उठा सकता है। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जो चीजें पहले एक डिजाइनर को बाकियों से अलग करती थीं, जैसे प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में योगदान देना या शिपिंग प्रोसेस में शामिल होना, वो अब इंडस्ट्री की न्यूनतम अपेक्षा बेसलाइन बनती जा रही हैं। अच्छा, यानी अब ये जरूरी हो गया है। बिल्कुल। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि डिजाइन अभी भी आपकी मुख्य ताकत रहेगी, आपकी सुपर पावर। भले ही भूमिकाओं के बीच की सीमाएं थोड़ी धुंधली हो रही हों, डिजाइन का जो कोर महत्व है वो बना रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई आज इस रास्ते पर चलना शुरू करना चाहे तो पहला कदम क्या होना चाहिए? ये 6 महीने का रोड मैप कहाँ से शुरू होता है? पहला महीना पूरी तरह से नींव बनाने पर केंद्रित है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला, एक डिजाइनर की नजर से दुनिया को देखना। इसका मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि बारीकी से ऑब्जर्व करना, सवाल पूछना, क्यों और क्या हो अगर। गहराई से सोचना। हाँ, और गहराई से सोचना। जैसे अपने आसपास किसी ऐप या साधारण चीज, मान लीजिए पानी की बोतल ही है, उसको देखें और विश्लेषण करें। ये किसके लिए है? इसे ऐसा ही क्यों बनाया गया? क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? बिल्कुल। बोतल पर यह छोटा सा उभार क्यों है? क्या गीले हाथों से पकड़ना आसान है? इस तरह की सोच को आदत बनाना होगा। वक्त के साथ आप सिर्फ देखकर ही समझने लगेंगे कि कोई डिजाइन क्यों सफल है या असफल। अच्छा, और दूसरा पॉइंट? दूसरा है डिजाइन थ्योरी को समझना। इसमें यूएक्स के नियम यूएक्स लॉज और यूआई के सिद्धांत यूए प्रिंसिपल्स शामिल हैं। जैसे कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, लेआउट, या justprinciple.com और lawsofux.com जैसे रिसोर्सेज का सुझाव दिया गया है। ये ऐसी वेबसाइटें हैं जहां डिजाइन के सिद्धांत और नियम असल दुनिया के उदाहरणों के साथ समझाए गए हैं। तो इन्हें रटना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रटना नहीं है, बल्कि फिग्मा जैसे टूल में तुरंत इस्तेमाल करके देखना है। थ्योरी को हमेशा किसी असली डिजाइन समस्या के संदर्भ में लागू करके समझना बेहतर है। और तीसरा? तीसरा है उपयोगकर्ताओं और डिजाइन कम्युनिटी से जुड़ना। डिजाइन सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठकर नहीं होता, ये इंसानों के बारे में है। सही कहा। तो डिजाइन कम्युनिटी से जुड़ना जरूरी है, चाहे वो ऑनलाइन फोरम हो, सबरेडिट्स हो या friends.figma.com जैसी फिग्मा कम्युनिटीज हो। चर्चाओं में हिस्सा लें, दूसरों के काम पर फीडबैक दें और अपने काम पर फीडबैक लें। रोडमैप ऑफलाइन मीटअप्स में जाने पर भी जोर देता है, ताकि आप इंडस्ट्री के लोगों से मिलें। हाँ, नेटवर्क बनाएं और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों और समाधानों को समझें।
और दूसरे महीने का फोकस फिग्मा पर है। लेकिन एक सवाल है, अगर एआई खुद डिजाइन बना सकता है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, तो फिग्मा जैसे टूल पर इतनी महारत हासिल करने की क्या जरूरत है? ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन देखिए एआई अभी डिजाइनर की जगह नहीं ले रहा है, वो उसे और शक्तिशाली बना रहा है। फिग्मा आज भी डिजाइनर का मुख्य हथियार है, जहां आप अपना लगभग 90% समय बिताएंगे। अच्छा। इसे अच्छी तरह जानना इसलिए जरूरी है ताकि टूल आपकी रचनात्मक सोच में बाधा ना बने। बेसिक्स जैसे फ्रेम, शेप, टेक्स्ट, लेयर्स, ये सब सीखने के बाद रोडमैप कंस्ट्रेंट्स और ऑटो लेआउट पर महारत हासिल करने पर खास जोर देता है। ऑटो लेआउट ये आजकल इतना अहम क्यों हो गया है? इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो आधुनिक एआई पावर्ड डेवलपमेंट टूल हैं और वाइब कोडिंग फ्रेमवर्क्स, वो आपके फिग्मा फाइल्स को पढ़कर सीधे कोड में बदल सकते हैं। और ये टूल ऑटो लेआउट और कंस्ट्रेंट से ही समझते हैं कि डिजाइन अलग-अलग स्क्रीन साइज पर कैसे प्रतिक्रिया देगा, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस। हाँ बिल्कुल, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। हाँ, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। जैसे क्या कोई बटन स्क्रीन के साथ खिंचेगा या बीच में रहेगा, टेक्स्ट कैसे फैलेगा या अगली लाइन में जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स स्क्रीन के हिसाब से बड़ा होगा या टेक्स्ट रैप करेगा? समझ गई। तो अगर आप एआई असिस्टेड वर्कफ्लो में प्रभावी ढंग से काम करना चाहते हैं, तो ऑटो लेआउट समझना जरूरी हो गया है। हालांकि यहाँ एक चेतावनी भी दी गई है, हर चीज पर जबरदस्ती ऑटो लेआउट लगाने की कोशिश ना करें। अच्छा, कब नहीं करना चाहिए? खासकर जब आप शुरुआती आइडियाज पर काम कर रहे हो। इसे तब इस्तेमाल करें जब डिजाइन लगभग फाइनल हो और आप उसे डेवलपमेंट के लिए तैयार कर रहे हो। फिग्मा में सीखने के लिए और क्या महत्वपूर्ण बताया गया है? फिग्मा कम्युनिटी से सीखना, ये बहुत अहम है। अनुभवी डिजाइनरों द्वारा शेयर की गई फाइल्स को डाउनलोड करें और देखें कि वे लेआउट कैसे बनाते हैं, लेयर्स को कैसे नाम देते हैं, कंपोनेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग? हाँ, एक तरह से ये सीखने का एक शानदार तरीका है। इसके अलावा प्लगइन्स का इस्तेमाल करना सीखें। ये छोटे छोटे टूल होते हैं जो फिग्मा की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। जैसे कंटेंट रील है, डमी टेक्स्ट और इमेज जल्दी भरने के लिए, या विभिन्न कलर पैलेट जनरेटर, ये आपका काफी समय बचा सकते हैं। अंत में फिग्मा के नए फीचर्स को एक्सप्लोर करते रहें, जैसे ड्रॉ है इलस्ट्रेशन बनाने के लिए, बज है सोशल मीडिया क्रिएटिव्स के लिए, कुछ कुछ कैनवा जैसा। और मेक? हाँ, और मेक जो एआई की मदद से प्रोटोटाइप बनाने के लिए है। ये दिखाते हैं कि फिग्मा सिर्फ एक प्रोडक्ट डिजाइन टूल से आगे बढ़कर एक पूरा क्रिएटिव स्वीट बनने की ओर बढ़ रहा है। यहाँ से चीजें और दिलचस्प होती नजर आ रही हैं। तीसरे महीने का फोकस है एआई से कुछ भी सीखना। ये कैसे काम करता है? यहाँ विचार ये है कि आप एआई, खासकर चैट जीपीटी जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल्स को एक पर्सनल ट्यूटर या कह लें सीखने वाले साथी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सीखना है कि पीआरडी कैसे बनाते हैं। पीआरडी मतलब प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। हाँ वही। पीआईडी मूल रूप से किसी प्रोडक्ट या फीचर का ब्लूप्रिंट होता है। उसमें बताया जाता है कि क्या बनाना है, क्यों बनाना है, लक्ष्य क्या है, यूजर फ्लो कैसा होगा वगैरह। तो ये सिर्फ गूगल करके परिभाषा पढ़ लेने से कैसे अलग है? बिल्कुल अलग है। गूगल आपको परिभाषा या शायद कोई टेम्पलेट दे देगा, लेकिन एआई के साथ आप सीधे काम शुरू कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं, मुझे एक मोबाइल बैंकिंग ऐप में बिल पेमेंट रिमाइंडर फीचर के लिए एक सैंपल पीआईडी लिख कर दो। अच्छा। आपको तुरंत एक विस्तृत ड्राफ्ट मिल जाएगा। हाँ, ये शायद जेनेरिक होगा, लेकिन ये आपको एक ठोस शुरुआती बिंदु देगा। आप उस ड्राफ्ट को देख सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, उसे एडिट करके अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं, उसमें अपनी स्पेसिफिक डिटेल्स जोड़ सकते हैं और फिर एआई से और गहरे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे इसके संभावित एज केसेस क्या हो सकते हैं, या इस फीचर की सफलता मापने के लिए मुख्य KPIs क्या होने चाहिए। इस तरह आप धीरे धीरे खुद पीआरडी बनाना सीख जाते हैं। ये करके सीखने का, लर्निंग बाय डूइंग का एक बहुत तेज और इंटरैक्टिव तरीका है। और क्या ये तरीका दूसरे स्किल सीखने पर भी लागू होता है? हाँ बिल्कुल। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि आप इसी तरीके का उपयोग कोल्ड ईमेल लिखना सीखने, शुरुआती बिजनेस प्लान का ड्राफ्ट बनाने, यूजर रिसर्च फाइंडिंग्स की रिपोर्ट तैयार करने, यूएक्स केस स्टडी का स्ट्रक्चर बनाने, या यहाँ तक कि अपने डिजाइन निर्णयों को ज्यादा स्पष्ट रूप से समझाने का अभ्यास करने के लिए भी कर सकते हैं। इस गाइडलाइन में GPT-4 जो पेड वर्जन है, उसे एनालिटिकल कामों के लिए ज्यादा सक्षम बताया गया है। जैसे रिसर्च करना? हाँ, रिसर्च करना, कई स्रोतों से जानकारी की तुलना करना या डेटा को समझना, और इसे एक जरूरी निवेश मानने की सलाह दी गई है। इस महीने का चैलेंज है कम से कम 7 नई चीजें सीखने के लिए चैट जीपीटी का सक्रिय रूप से उपयोग करें। ये तो हुई एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की बात, लेकिन चौथे महीने का फोकस इंसानी ताकतों, ह्यूमन पावर्स पर है।
एआई के इस दौर में हमारी अपनी खासियतें क्या हैं जो हमें प्रासंगिक बनाए रखेंगे? ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। रोड मैप में एपॉक स्किल्स का जिक्र है। यह है एम्पैथी यानी सहानुभूति, प्रेजेंस यानी उपस्थिति, ओपिनियन यानी राय, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता और होप यानी आशा। एपॉक स्किल्स? हाँ, ये वो कौशल हैं जिनमें इंसान अभी भी एआई से काफी आगे हैं, खासकर जब बात नैतिक निर्णय लेने, गहरे मानवीय रिश्ते बनाने और जटिल सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भों को समझने की आती है। उदाहरण के लिए, एम्पैथी सहानुभूति आपको यूजर की उन असली जरूरतों और भावनाओं को समझने में मदद करती है जो शायद डेटा में ना दिखें। तो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता आपको लीक से हटकर ऐसे समाधान सोचने में मदद करती हैं जो एआई के पैटर्न आधारित सुझावों से परे हों। कॉमन सेंस, कहानी सुनाने की कला, सांस्कृतिक बारीकियों की समझ, प्रभावी संचार और अंतर्ज्ञान पर आधारित सही निर्णय लेना, ये सब डिजाइन प्रक्रिया के लिए जरूरी मानवीय क्षमताएं हैं। तो हम इन जरूरी स्किल्स को कैसे निखार सकते हैं? यहाँ कुछ दिलचस्प सुझाव दिए गए हैं। पहला, अपनी रोजमर्रा की समस्या समाधान की मानसिकता को अपने डिजाइन के काम में लाएं। हम सब असल जिंदगी में सीमित संसाधनों या अप्रत्याशित स्थितियों में जुगाड़ लगाकर या रचनात्मक तरीके से समस्याएं हल करते हैं। हाँ, करते तो हैं। उस मेकर या फिक्सर वाली मानसिकता को अपनी डिजाइन चुनौतियों पर भी लागू करें। दूसरा, जब आप किसी डिजाइन प्रॉब्लम पर काम कर रहे हों तो शुरुआत में सभी बाधाओं को, कंस्ट्रेंट्स को एक तरफ रख दें। मतलब समय सीमा, बजट वगैरह? हाँ, समय सीमा, तकनीकी सीमाएं, बजट, इन सबको भूल जाएं और पूरी तरह से खुलकर सोचें। फुल ब्रेन थिंकिंग, पेन और पेपर का इस्तेमाल करें, स्केच बनाएं, माइंड मैप बनाएं, लिखें, जो भी तरीका आपकी सोच को उड़ान भरने में मदद करे। बाद में उन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने समाधानों को व्यावहारिक रूप दें और रिफाइन करें। और इस प्रक्रिया में एआई का क्या रोल हो सकता है? एआई को एक विचार मंथन साथी, एक स्पैरिंग पार्टनर की तरह इस्तेमाल करें। अपने शुरुआती आइडियाज, अपने वायर फ्रेम्स उसे दिखाएं और पूछें, अगर कोई पहली बार इस इंटरफेस को देखे तो उसे क्या चीज कंफ्यूज कर सकती है। अच्छा। या इस डिजाइन के संभावित कमजोर बिंदु क्या हैं। एआई आपको एक बाहरी नजरिए से फीडबैक दे सकता है, जिससे आप शुरुआती चरण में ही कमियों को पहचान सकते हैं। ये तो काफी उपयोगी है। और सबसे जरूरी बात, डिजाइन के स्थापित नियमों को, जैसे 3 क्लिक रूल, प्रॉक्सिमिटी या सिमिलैरिटी जैसे गेस्टाल्ट सिद्धांत, उनको सिर्फ जाने नहीं बल्कि गहराई से समझें कि वे क्यों बनाए गए हैं, वे किस संदर्भ में सबसे अच्छा काम करते हैं और कब उन्हें जानबूझकर तोड़ना या बदलना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। अच्छा। यही गहरी समझ और संदर्भ आधारित निर्णय लेने की क्षमता आपको एआई से अलग बनाएगी, क्योंकि एआई नियम बता सकता है लेकिन ये नहीं समझ सकता कि किसी खास स्थिति और उद्देश्य के लिए उन्हें कब और क्यों मोड़ना है। 5वें महीने का विषय है वाइब एवरीथिंग। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसका क्या मतलब है? ये मूल रूप से एआई के साथ प्राकृतिक भाषा में बातचीत करके, चैट करके काम करवाने का तरीका है। आपने शायद वाइब कोडिंग के बारे में सुना होगा। हाँ, सुना है, जहां डेवलपर्स एआई से बात करके कोड लिखवाते हैं। बिल्कुल। तो रोड मैप बताता है कि यही कॉन्सेप्ट अब डिजाइन समेत लगभग हर डिजिटल काम में आ रहा है। उदाहरण के लिए, फिग्मा का मेक टूल, जो क्लॉड 3.7 जैसे एआई मॉडल से चलता है, वो आपको सिर्फ चैट में निर्देश देकर इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप बनाने की सुविधा देता है। तो क्या भविष्य में हम सिर्फ एआई से बात करके ही पूरे प्रोडक्ट्स बना लेंगे? माउस और कीबोर्ड की जरूरत खत्म हो जाएगी? रोड मैप का अनुमान तो यही है कि भविष्य इसी दिशा में जा रहा है, जहां आप आइडिया सोचने से लेकर पीआरडी लिखने, डिजाइन बनाने, प्रोटोटाइप तैयार करने और शायद पहला वर्जन शिप करने तक का काम एआई के साथ बातचीत के जरिए कर पाएंगे। यही चीज उन प्रोडक्ट यूनिकॉर्न या बिल्डर्स को सक्षम बनाएगी जिनकी हमने पहले बात की थी, जो लोग एआई की मदद से अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देंगे। ये आपकी टूलकिट में बस एक और तरीका जुड़ जाएगा। इसे बेहतर समझने के लिए क्या कोई उदाहरण है? गाइडलाइन में एक स्मार्ट होम का अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आपको लाइट जलानी है। सबसे आसान तरीका क्या है? अगर स्विच पास है तो उसे दबाना। अगर आप दूर हैं तो शायद फोन ऐप इस्तेमाल करना, और अगर आपके हाथ व्यस्त हैं तो वॉइस कमांड देना सबसे सुविधाजनक है। एलेक्सा, टर्न ऑन द लाइट्स। सही।
इसी तरह पर्दा खींचने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना आसान हो सकता है अगर पर्दा हल्का है और पास है, लेकिन अगर वो भारी है या ऊंचा है तो रिमोट या ऐप बेहतर विकल्प हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने के लिए वेटर से बात करना शायद सबसे स्वाभाविक है, जबकि घर बैठे खाना ऑर्डर करने के लिए ऐप ज्यादा कुशल है। कहने का मतलब है कि कोई एक सबसे अच्छा तरीका हमेशा नहीं होता। आपको संदर्भ के हिसाब से चुनना होगा कि किस स्थिति में कौन सा तरीका, मैनुअल कंट्रोल, ग्राफिकल इंटरफेस यानी ऐप या चैट वॉइस इंटरफेस सबसे ज्यादा कारगर है। अच्छा। एआई के साथ वाइब करके काम करना सीखना इसलिए जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर आप सबसे कुशल और उपयुक्त तरीका चुन सकें। लेकिन अगर एआई सभी को ये सुपर पावर दे रहा है, तो एक डिजाइनर के तौर पर अपनी अलग पहचान कैसे बनाए रखेंगे? अपने मुख्य डिजाइन कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, क्या बनाना है, क्यों बनाना है और उसका अनुभव कैसा होना चाहिए, ये रणनीतिक और मानवीय निर्णय लेना, यूजर की गहरी समझ रखना, सहानुभूति विकसित करना, ये अभी भी इंसानी क्षेत्र हैं। एआई टूल चला सकता है, दिशा निर्देशों का पालन कर सकता है, लेकिन विजन तय करना, दिशा देना और अंतिम उपयोगकर्ता अनुभव की गुणवत्ता सुनिश्चित करना वो डिजाइनर का काम है। और अंत में छठा महीना पोर्टफोलियो बनाने पर केंद्रित है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसे बनाने का सही तरीका क्या है? पोर्टफोलियो शायद आपके करियर का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, खासकर जब आप नौकरी ढूंढ रहे हों या नए क्लाइंट्स को आकर्षित करना चाहते हों। बिल्कुल। ये सिर्फ आपके काम का नमूना नहीं बल्कि आपकी सोच, आपकी समस्या समाधान की क्षमता और आपकी प्रक्रिया का सबूत है। ये सिर्फ सुंदर दिखने वाले स्क्रीनशॉट का कलेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें विस्तृत केस स्टडीज होनी चाहिए। केस स्टडी में वास्तव में क्या शामिल होना चाहिए? एक अच्छी केस स्टडी आपकी डिजाइन यात्रा की कहानी बताती है। इसमें आपको स्पष्ट करना चाहिए समस्या क्या थी जिसे आप हल करने की कोशिश कर रहे थे, लक्षित उपयोगकर्ता कौन थे और उनकी जरूरतें क्या थी, आपने क्या समाधान प्रस्तावित किया और उस तक पहुंचने का आपका तर्क क्या था, आपने किन अलग अलग तरीकों या डिजाइनों को आजमाया, क्या सफल रहा क्या नहीं, इस प्रक्रिया में आपने क्या सीखा, और सबसे महत्वपूर्ण अगर संभव हो तो आपके काम का परिणाम क्या रहा। परिणाम जैसे क्या इससे यूजर का कोई काम आसान हुआ, क्या कोई मेट्रिक बेहतर हुई जैसे कन्वर्जन रेट बढ़ा या एरर रेट कम हुआ। यहाँ एक सुझाव ये भी है कि आप अपने निर्णयों को समझाने के लिए एक छोटा लूम वीडियो वॉक थ्रू भी शामिल कर सकते हैं, जहां आप बोलकर समझाते हैं। हाँ, जहां आप अपने डिजाइन को बोलकर समझाते हैं। पोर्टफोलियो में कितनी केस स्टडीज होनी चाहिए और वे किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर आधारित हो सकती हैं? 2 से 3 मजबूत, गहराई से लिखी गई यूएक्स केस स्टडीज आमतौर पर पर्याप्त होती हैं। ये वास्तविक प्रोजेक्ट्स पर आधारित हो सकती हैं, जैसे इंटर्नशिप, फ्रीलांस काम या पिछली नौकरी से। ये पैशन प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं जिन्हें आपने खुद शुरू किया हो, या फिर ये एआई असिस्टेड प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, एआई वाले भी? हाँ, जैसे लाबल या बोल्ड जैसे टूल का उपयोग करके बनाए गए हों, जहां आपने एआई की मदद से डिजाइन तैयार किया हो। अगर आपके पास प्रोजेक्ट आइडियाज की कमी है तो sharpen.design जैसी वेबसाइट्स का जिक्र है, जहां से आपको अभ्यास के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल सकते हैं। मुख्य बात गहराई पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि सिर्फ सतही दिखावे पर। अगर आप यूएक्स रोल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से यूएक्स पर केंद्रित हो। आपकी अन्य स्किल्स जैसे मोशन डिजाइन, इलस्ट्रेशन या 3D को भी यूएक्स के संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहिए। कैसे? उदाहरण के लिए, मैंने ये ऑनबोर्डिंग एनिमेशन बनाया ताकि नए यूजर का ड्रॉप ऑफ कम हो सके। यदि आपके पास अपने काम के प्रभाव को दर्शाने वाला डेटा उपलब्ध है, जैसे रीडिजाइन के बाद चेकआउट फ्लो में लगने वाला समय 40% कम हो गया, तो उसे जरूर शामिल करें। ये बहुत प्रभावशाली होता है। और पोर्टफोलियो को प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वेबसाइट या पीडीएफ? सबसे जरूरी बात यह है कि यह आसानी से शेयर किया जा सकने वाला एक लिंक होना चाहिए, एक शेयरेबल लिंक। यह आपकी पर्सनल वेबसाइट हो सकती है, जिसे आजकल वाइब कोडिंग टूल या वेबसाइट बिल्डर से बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। या मीडियम जैसा प्लेटफॉर्म? हाँ, या मीडियम जैसा कोई ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। गाइडलाइन पीडीएफ या ईमेल अटैचमेंट के रूप में पोर्टफोलियो भेजने से बचने की सलाह देती है। क्यों? इसका कारण यह है कि हायरिंग मैनेजर्स या रिक्रूटर्स अक्सर कई उम्मीदवारों के लिंक्स को एक स्प्रेडशीट में इकट्ठा करते हैं। अच्छा। अलग से फाइलें डाउनलोड करना और मैनेज करना उनके लिए अतिरिक्त काम बन जाता है। अच्छा। साथ ही पीडीएफ का लेआउट फिक्स्ड होता है और ये मोबाइल डिवाइस पर देखने में अक्सर असुविधाजनक होता है। इसलिए एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट चुने जो रिस्पॉन्सिव हो, यानी जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों स्क्रीन पर ठीक से दिखे। हाँ। याद रखें, आपके पोर्टफोलियो का कंटेंट आपकी सोच, प्रक्रिया और परिणाम उसके फॉर्मेट से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन एक साफ सुथरा और सुलभ प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है। तो हमने 2025 में
एआई के साथ यूआई यूएक्स डिजाइन सीखने के इस 6 महीने के रोड मैप पर विस्तार से चर्चा की। संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ नए टूल सीखने के बारे में नहीं है। ये एआई को एक सहयोगी के रूप में अपनाने, अपनी अद्वितीय मानवीय क्षमताओं जैसे रचनात्मकता, सहानुभूति, आलोचनात्मक सोच को और निखारने और एक बिल्डर की तरह सोचने और काम करने की मानसिकता विकसित करने के बारे में है, जो एक आइडिया को हकीकत में बदल सकता है। बिल्कुल, ये लगातार सीखने और बदलते माहौल के अनुकूल ढलने की यात्रा है। एआई निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा, आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, लेकिन आपकी डिजाइन सोच, आपकी मानवीय अंतर्दृष्टि और जटिल समस्याओं को हल करने की आपकी क्षमता ही आपको वास्तव में खास बनाएगी। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार सोचने के लिए, जैसे जैसे एआई हमारे काम करने के तरीकों का एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है, इस पर विचार करें कि आपकी कौन सी ऐसी अनोखी मानवीय अंतर्दृष्टि, रचनात्मक क्षमता या समस्या समाधान का तरीका है जिसे एआई आसानी से दोहरा नहीं सकता। और आप उस विशेष गुण को अपने डिजाइन कार्य में और ज्यादा प्रभावी ढंग से कैसे ला सकते हैं ताकि आप वास्तव में भीड़ से अलग दिखें और अपना खास योगदान दे सकें। एक बेहतरीन सवाल जिसके साथ हम आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।